सबसे पहले शामिल करेंगे साबिक चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी का बयान, जो कहते हैं कि पाकिस्तान और भारत की खुफिया एजेंसीज के दो साबिक सरबराहों की किताब शाये हुई है। किताब साबिक DGISI और रॉ के साबिक सरबराह ने मिलकर लिखी है। हैरत है, एक तरफ भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब तरीन सतह पर है, दूसरी तरफ दोनों ममालिक की खुफिया एजेंसीज के साबिक सरबराहों की किताब की रूनुमाई है। सेनेटर रजा रब्बानी ने सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए ये भी कहा कि ये किताब किसी सिविलियन या सियासतदान ने भारतीय हम मनसब से मिलकर लिखी होती तो आसमान सर पर होता। किताब लिखने वाले सियासतदान पर गद्दार के फतवे लग रहे होते। पाकिस्तान और भारत की खुफिया एजेंसियों के दो साबिक सरबराहों की किताब शाये हुई, ये कहा रजा रब्बानी ने। मजीद बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदा नौशीन यूसुफ से। नौशीन यूसुफ, बताएगा रजा रब्बानी ने मजीद क्या कहा? जी बिल्कुल, रजा रब्बानी ने जो अभी किताब आई है जो कि साबिक ISI चीफ असद दुरानी और साबिक भारतीय रॉ के सरबराह ने लिखी है, उस पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि एक तरफ भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब तरीन सतह पर है और इस वक्त पर एक ऐसी किताब की रूनुमाई हो रही है जो दोनों ममालिक की खुफिया एजेंसियों के साबिक सरबराह ने लिखी है। अगर किसी सिविलियन ने या किसी सियासतदान ने ये किताब अपने भारतीय हम मसलब के साथ मिलकर लिखी होती तो आसमान सर पर होता। किताब लिखने वाले पर जो सियासतदान है उस पर गद्दारी के फतवे लग जाते हैं। उन्होंने कहा कि क्या जनरल दुरानी ने अपने इदारे या वफाकी हुकूमत से इस बात की इजाजत ली थी कि वो भारतीय हम मनसब के साथ मिलकर किताब लिखें? अगर उनकी ये शान शायन नहीं था तो क्या उन्होंने इजाजत नहीं मांगी थी? तो क्या उन्होंने हुकूमत या वजीर दिफा को आगाह किया था? इस पर उन्होंने वजीर कानून से सवाल किया, जिन्होंने खड़े होकर कहा कि उन्हें उनके इल्म में नहीं है कि क्या इजाजत मांगी गई थी कि नहीं, और ये मामला जो है वजीर दिफा से पूछ लिया जाए, क्योंकि रजा रब्बानी ने कहा कि ये छोटा मसला नहीं है। दोनों ममालिक जो है पाकिस्तान और भारत, इनके दरमियान खराब ताल्लुकात का एक सिलसिला रहा है, जिस पर चेयरमैन सेनेट ने कहा कि वजीर दिफा जो है इस वाले मामले पर ऐवान को आगाह करें। जी ठीक है नौशीन यूसुफ, आप हमारे साथ ही रहेगा, हमें आगाह कर रही हैं नौशीन के सेनेट में रजा रब्बानी ने इजहार ख्याल किया है इससे मुतालिक, और सेनेट में एक और अहम आज कार्रवाई होने जा रही है। जी हाँ, एक और अहम खबर, अहम मामला, इलाका गैर अब गैर नहीं रहेगा, अपना होगा। सेनेट में फाटा के KPK में इंजमाम से मुतालिक आईनी तरमीमी बिल पेश कर दिया गया। आईनी तरमीमी बिल वजीर कानून महमूद बशीर विक ने पेश किया और हमारी नुमाइंदा नौशीन यूसुफ हमारे साथ ही हैं, उनसे इससे मुतालिक डिटेल्स जानते हैं। नौशीन, बिल कब तक पेश किया जाएगा? जी बिल्कुल, बिल पेश कर दिया गया है, वजीर कानून ने इसे पेश किया है और इस वक्त मुख्तलिफ अराकीन है इस बिल पर इजहार ख्याल कर रहे हैं। सेनेटर उस्मान खान काकड़ ने बिल की जो है मुखालफत की और उन्होंने कहा कि कल कौमी असम्बली ने फाटा से मुतालिक एक गैर आईनी बिल मंजूर किया था और आज और कल फाटा के लिए यौम स्याह है। उन्होंने कहा कि फाटा खुद मुख्तार इलाका है और फाटा को दहशतगर्दी की बेस कैंप के तौर पर इस्तेमाल किया गया और फाटा के लोगों को बदनाम किया गया। लेकिन उन्होंने कहा कि फाटा की आवाम की मर्जी से सिर्फ सदर उसकी हैसियत तब्दील कर सकता है, पार्लियामेंट हरगिज नहीं। फाटा के लोग इस्लाहात चाहते हैं, फाटा में इंजमाम नहीं। उन्होंने कहा कि कल जनरल यहिया की सरबराही में 1 यूनिट बना था और अब ये जनरल बाजवा की सरबराही में ये होने जा रहा है। उन्होंने कहा ये काबिल मजम्मत है कि नेशनल सिक्योरिटी पार्लियामेंट को हिदायत देती है कि फाटा से मुतालिक आईनी इस्लाहात की जाए। इदारा कैसे पार्लियामेंट को हिदायत दे सकता है? उन्होंने कहा कि इस तरमीम से फाटा की 7 कौमी असेंबली और 8 सेनेट की नशिस्तें खत्म हो जाएंगी। ये जो सारी सियासी जमातें हैं मुल्क फाटा दुश्मनी पर, यानी अब इलाका गैर अब गैर नहीं रहेगा, अपना होगा। आपने तफसीलन अपडेट किया नौशीन यूसुफ, बहुत शुक्रिया आपका। फाटा के पख्तूनख्वा में इंजमाम का मामला, तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली के बाद सेनेट में भी भरपूर किरदार अदा करने का फैसला कर लिया। बिल्कुल, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने सेनेट में अपने अराकीन को भरपूर हाजिरी की हिदायत कर दी। जबकि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास इतवार 2 बजे तलब किया गया है। इजलास में फाटा की खैबर पख्तूनख्वा में इंजमाम की मंजूरी ली जाएगी। मजीद जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ शकील फरमान अली से। शकील, कहिएगा इजलास के एजेंडे के बारे में क्या पता चला है अब तक? देखें, हमारी असेंबली जो सेक्रेटरी हैं उनसे बात हुई है। उनका कहना यह है कि आइन की जो 3 आर्टिकल्स हैं जिनमें तरमीम की गई है उनकी तौसीक लीजिए। ये आइन के आर्टिकल 1C और 246B और 247 के हवाले से उन्होंने बताया कि इसका मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। दूसरी जानिब और एक जो तरमीम इसमें की है उसके तहत जो है फाटा को खैबर पख्तूनख्वा में जम किया जाएगा। इस हवाले से हमारी बात हुई है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा शौकत के तर्जुमान शौकत यूसुफजई से। उनका कहना यह है कि फाटा में जो जम किया जा रहा है उस हवाले से जो है एक तरमीम हुकूमत ला रही है और वो तरमीम ये है कि टैक्सेस जो हैं, टैक्सेस वहाँ के लोग टैक्सेस है तो उनको मुस्तस्ना करार दिया जाएगा। वहाँ के चूंकि हुकूमत पाकिस्तान ने उन लोगों से मुआहिदा किया हुआ है तो उनके हवाले से जो है हुकूमत जो है एक तरमीम ला रही है। और इस हवाले से उन्होंने कहा कि तमाम अपोजिशन जमातें जो हैं मां सिवाय GUI के उन्होंने यकीन दिलाया हुकूमत को कि वो इन तरमीम को जो है तौसीक के हवाले से हुकूमत से। बहुत शुक्रिया शकील फरमान अली।
जबकि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और अपोजिशन जमातों की जानिब से अराकीन से राबतों का सिलसिला जारी है। फाटा इंजमाम बिल के खिलाफ JUIF ने असेंबली के घेराव का ऐलान किया है। रहनुमा तहरीक इंसाफ शौकत यूसुफजई ने JUIF के एहतजाज को गैर ज़रूरी करार दे दिया। उन्होंने कहा कि जमहूरियत में अक्सरियत का फैसला माना जाता है, JUI को शिकस्त तस्लीम कर लेनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि कोई कानून मुशर्रफ के खिलाफ ट्रायल को नहीं रोक सकता। आज पहुंचे या 6 माह बाद पहुंचे, मुशर्रफ ट्रायल अंजाम तक पहुंचेगा। साथ ही ये भी कहा कि एक वजीर आजम 70 पेशियां भुगत रहा है और डिक्टेटर मफरूर है। परवेज मुशर्रफ मुक्के दिखाते थे, कहते थे ये है ताकत, कहाँ गया वो मुक्का। जबकि मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि लंदन फ्लैट्स हुसैन नवाज की मिल्कियत हैं। नीलसन और नेस्कोल कंपनी के बेनिफिशियल मालिक भी हुसैन नवाज थे। इन दोनों कंपनियों का ट्रस्ट डीड के जरिए ट्रस्टी बनाया गया। मरियम नवाज ने इवनफील्ड रेफरेंस में बयान रिकॉर्ड कराने का उनका सिलसिला जारी है और कहा कि हुसैन नवाज के निजी टीवी को इंटरव्यू की CD और ट्रांसक्रिप्ट कानून के मुताबिक नहीं। मजीद कहा मरियम नवाज ने कि रॉबर्ट रेडली को वाजिद जिया के कज़न के जरिए हायर किया गया। रॉबर्ट रेडली फॉन्ट की शनाख्त का माहिर नहीं था। इसकी रिपोर्ट यकतरफा और काबिल भरोसा नहीं। इसने रिपोर्ट इंतहाई उजलत में बनाई जो बैनुल अक़वामी मयार पर पूरा नहीं उतरती। रिपोर्ट हासिल करने का मकसद उन्हें और उनके शौहर को इस केस में मुलव्विस करना था। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे निगरां हुकूमत की। तो हुकूमत खत्म होने में सिर्फ 6 दिन बाकी हैं। वजीर आजम और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ निगरां वजीर आजम का फैसला करने में अभी तक नाकाम है। मामला पार्लिमानी कमेटी में जाने का इम्कान है। जबकि सूबों में भी निगरां सेटअप के लिए सलाह मशवरे जारी हैं। पंजाब के निगरां वज़ीर आला के नाम पर मुशावरत आज होगी। बलोचिस्तान में निगरां सेटअप के लिए हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से 8 नाम पेश कर दिए गए हैं। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह के दरमियान कई मुलाकातों के बाद भी निगरां वज़ीर आज़म के नाम पर इत्तेफाक न हो सका, जिसके बाद मामला पार्लिमानी कमेटी में जाने का इम्कान है। खुर्शीद शाह ने मामले पर मजीद बैठक से इनकार किया है। तहम वज़ीर आज़म कहते हैं कि आज या पीर को एक और मुलाकात होगी। 3 नाम उन्होंने रखे, 3 हमने रखे, उन पर इत्तेफाक नहीं हो सका। या किसी चौथे नाम पर या किसी और नाम पर इत्तेफाक हो सकता है। अगर नहीं हो सकता तो फिर हम दो नाम पार्लिमानी कमेटी को दे देंगे और वो उसका फैसला कर लेंगे। दूसरी जानिब बलूचिस्तान में निगरां सेटअप के लिए वजीर आला बलूचिस्तान और अपोजिशन लीडर अब्दुल रहीम ज़ियारतवाल के दरमियान रात गए मुलाकात हुई, जिसमें दोनों जानिब से 8 नाम सामने रखे गए हैं। पंजाब में निगरां सेटअप के लिए वजीर आला पंजाब और अपोजिशन लीडर मियां महमूद रशीद के दरमियान मुलाकात भी आज मॉडल टाउन में होगी। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि खुर्शीद शाह की तजवीज़ है निगरां वज़ीर आज़म के नाम पर इत्तफाक के लिए पीर तक इंतजार कर लिया जाए। डेडलॉक की वजह यह है कि ऑपोजिशन को हमें उनके नाम कबूल नहीं। निगरां वजीर आजम के लिए किसी चौथे नाम पर इत्तफाक हो सकता है। उन्होंने ये बात मेजबान कैपिटल टॉक हामिद मीर को खुसूसी इंटरव्यू में कही। खुर्शीद साहब की राय ये है कि मंडे तक इंतज़ार कर लें। अगर कोई फैसला नहीं होता तो फिर हम कमेटी को नाम भेज देते हैं। वो डिलिब्रेट करके आगे इलेक्शन कमीशन में अगर वहाँ फैसला हो जाता है तो ठीक है, वरना वो इलेक्शन कमीशन में नाम भेज देंगे। डेडलॉक की वजह क्या है? डेडलॉक हमने बुनियादी तौर पर 3 नाम वहाँ से आए थे, 3 नाम हमने दिए थे। उन्हें हमारे नाम कबूल नहीं है, हमें उनके नाम कबूल नहीं है। अभी भी किसी चौथे नाम पर इत्तेफाक हो सकता है, ठीक है, क्योंकि अभी हम बाउंड नहीं है किसी नाम पर भी इत्तेफाक कर सकते हैं। और निगरां वजीर आजम के तकर्रुर से ही मुतालिक एक और बयान में खुर्शीद शाह ने कहा कि वजीर आजम से अब तक कोई मुलाकात नहीं हुई। उन्होंने कहा कि अब कोई मुलाकात नहीं होगी वजीर आजम से और आज स्पीकर को पार्लिमानी कमेटी के लिए 2 नाम भिजवा दूंगा। तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे वकार सत्ती से। वकार सत्ती बताएगा मजीद क्या बताया गया खुर्शीद शाह की जानिब से। देखिए, जो वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर वो खुर्शीद शाह के दरमियान एक आखिरी मुलाकात की तवक्को थी, वो भी तकरीबन ख़त्म हो चुकी है और कैटेगोरिकली कह दिया है वो खुर्शीद शाह ने कि अब वो 2 खत लिखने जा रहे हैं। एक खत वो वज़ीर आज़म को लिखेंगे जिसमें वो कहेंगे कि हमारी आपस में बातचीत नहीं बढ़ सकी और ये नाम है, और दूसरा खत वो स्पीकर कौमी असम्बली को लिखने जा रहे हैं और उसमें वो लिखेंगे कि हमारी बातचीत वो दोनों की नहीं हुई है और ये हमारे वो 2 नाम हैं अपोजिशन के, और आप बाकायदा जो वो पार्लिमानी कमेटी है उसका नोटिफिकेशन जारी करना है। ठीक है वकार सती, डिटेल्स के लिए बहुत शुक्रिया।
براہ راست آپ کے لیے چلیں گے PTI کے رہنما شاہ محمود قریشی ملتان میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ تحریک انصاف کی آنے والی حکومت امن کی بحالی کے ساتھ ساتھ وہاں ایک ایسا مؤثر سیاسی نظام دے گی جس سے لوگوں میں خوشحالی آئے گی، لوگوں میں امن ہوگا اور لوگ ترقی کریں گے۔ وہاں تعلیم ہوگی، وہاں صحت کا نظام ہوگا، وہاں ایک بہتر انصاف لوگوں کو ملے گا اور انہیں احساس شمولیت ملے گا، اور جو برسوں کی 70 سالہ پسماندگی ہے انشاءاللہ وہ ختم ہوگی۔ ایک دوسرا ہمارا ایجنڈے کا حصہ تھا، اور یہ مجھے کہتے ہوئے بے پناہ مسرت ہو رہی ہے، مجھے احساس ہے کہ آپ ملتان کی گرمی کی شدت پہ کھڑے ہیں، لیکن ملتان والوں کے لیے اور جنوبی پنجاب والوں کے لیے یہ ایک خوشخبری ہے کہ ہماری کوشش سے تحریک انصاف نے جنوبی پنجاب کو علیحدہ صوبہ بنانے کا فیصلہ کیا، اپنے منشور کا حصہ بنایا، اور ہمارا جو 100 دن کا فرسٹ 100 ڈے پروگرام ہے اس میں شامل کیا، اور میں نے اس کا عمران خان صاحب کی موجودگی میں اعلان بھی کیا۔ اب اس میں پیش رفت یہ ہوئی، 2 پیش رفتیں ہوئیں۔ ایک پیش رفت یہ ہوئی کہ جو صوبہ محاذ والے تھے ان کا ہمارا موقف ایک تھا، اور ہم نے ان کو قائل کیا۔ 15 مئی کو میں ان کے دفتر گیا، مزاری صاحب، خسرو بختیار صاحب، چیمہ صاحب اور دیگر صاحبان، ان سے بات ہوئی اور ان کو قائل کیا کہ صوبہ محاذ کا یہ کوئی پارٹی نہیں ہے، کوئی آپ رجسٹرڈ، آپ نے الیکشن نہیں لڑنا اپنے پلیٹ فارم پہ، آپ کا ایک ایشو ہے، اس ایشو کو تحریک انصاف نے اون کر لیا ہے، آپ اپنے آپ کو ضم کریں تحریک انصاف میں، اور میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس درخواست کو قبول کیا اور وہ تحریک انصاف کا حصہ بن گئے۔ یہ ہماری دوسری پیش رفت تھی۔ ہمیں تیسرا خدشہ تھا، اور خدشہ یہ تھا کہ نون لیگ نے پچھلی مرتبہ ہماری اس کوشش کو، بلکہ پیپلز پارٹی نے بھی کوشش کی تھی، انہوں نے اس میں رخنہ اندازی کی اور بہاولپور کا ایک شوشہ چھوڑا صوبے کا، اور اس علاقے کی تحریک کو تقسیم کیا۔ کل الحمدللہ تحریک انصاف کو ایک بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے کہ وہ جو شوشہ نون لیگ چھوڑنا چاہتی تھی اور جس کو PTI کے رہنما شاہ محمود قریشی ملتان میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قومی اسمبلی میں حکومتی اتحادیوں نے فاٹا بل کی مخالفت کی، ان 2 جماعتوں کے علاوہ ملک کی تمام پارلیمانی جماعتوں نے اس بل کی حمایت کی۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے DHQ اسپتال نارووال میں تعمیر 9 منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ افتتاحی تقریب سے خطاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے سیاسی مخالفین پر کڑی تنقید کی، کہا جنگلہ بس بناتے بناتے پشاور کا حال خراب کر دیا گیا، اور یہ بھی کہا کہ نیازی صاحب نے پشاور میں کوئی ہسپتال نہیں بنایا، سندھ کی صورتحال بھی سب کے سامنے ہے۔ جبکہ شکرگڑھ سیکٹر میں بھارتی فوج کی بلا اشتعال فائرنگ سے شہید ہونے والے رینجرز کے لانس نائک شاہد منہاس کے اہل خانہ سے تعزیت کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف ان کے گھر پہنچے، جہاں انہوں نے شہید کے اہل خانہ کے لیے 25 لاکھ روپے امداد اور بچوں کی مفت تعلیم اور صحت کا اعلان کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف شکرگڑھ کے نواحی علاقے بگواڑی میں شہید کے گھر پہنچے، جہاں انہوں نے شہید لانس نائک شاہد منہاس کے اہل خانہ سے تعزیت اور فاتح خوانی کی۔ شہید کے سوگواران میں 5 بچے اور بیوہ بھی شامل ہیں۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ شہید شاہد منہاس پوری قوم کا فخر ہیں اور پنجاب کے عوام انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ فرنٹیئر کورٹ نے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر کارروائی کی ہے۔ ترجمان FCC بتاتے ہیں کہ کارروائی مستونگ سے ملحقہ پہاڑی سلسلے میں کی گئی۔ ترجمان FCC کا بتانا ہے کہ فائرنگ کے تبادلے میں کل عدم تنظیم کا دہشت گرد بھی ہلاک ہوا۔ ہلاک دہشت گرد سے اسلحہ اور دستی بم بھی برآمد ہوا۔ ایک اور اہم خبر دیں آپ کو، بھارتی فورسز شہری آبادی کو نشانہ بنا رہی ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کا ایسا بتانا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم سے مزید 4 کشمیری شہید ہو گئے، 4 زخمی ہو چکے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر فیصل نے ہفتہ وار بریفنگ میں بتایا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ بھارت عالمی قوانین کی پاسداری نہیں کر رہا، کشن گنگا ڈیم کی تعمیر معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ امریکی محکمہ خارجہ نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان میں امریکی سفارتکار کو ہراساں کرنے کے واقعات میں تیزی آئی ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ حالیہ مہینوں میں امریکی مشن کی عوامی سرگرمیوں میں رکاوٹ بھی ڈالی گئی ہے۔
ترجمان کے مطابق پاکستانی سفارتکاروں پر سفری پابندیاں انہی واقعات کا رد عمل ہیں اور ان پابندیوں کا مقصد پاکستان کو امریکی سفارتکاروں کو مبینہ طور پر ہراساں کرنے سے روکنا ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ فرائض کی ادائیگی کے لیے بہتر ماحول فراہم کرنا ممالک کی ذمہ داری ہے۔ ترجمان نے الزام عائد کیا کہ امریکی سفارتکاروں کی ثقافتی پروگراموں میں شرکت پر پاکستانیوں کو بھی ہراساں کیا جا رہا ہے۔ چنیوت سے افسوسناک خبر شامل کریں گے، جہاں بیٹے نے باپ کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ باپ نے ٹریکٹر دلانے کا وعدہ کیا تھا مگر وعدہ پورا نہ کر سکا تھا۔ پولیس کے مطابق تھانہ چناب نگر کے علاقے موزہ بخش والا کے رہائشی ریاض احمد نے اپنے بیٹے کو کاشتکاری کے لیے ٹریکٹر لے کر دینے کا وعدہ کیا تھا، جو فصل میں نقصان کی وجہ سے نہ دے سکا۔ گزشتہ رات جھگڑا ہوا۔ آج صبح ملزم کامران نے غصے میں آ کر والد کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا اور فرار ہو گیا۔ پولیس نے ملزم کی تلاش شروع کر دی ہے۔ اور اب بات کریں گے گرم موسم کی۔ کراچی کے درجہ حرارت میں کمی ہو گئی لیکن گرمی کا سلسلہ ختم نہ ہوا۔ درجہ حرارت 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 39 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے، جبکہ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں میں ملک کے اکثر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ سمندری طوفان مکنو بحیرہ عرب کے جنوب مغرب میں موجود ہے۔ ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتائیں کہ آج شام یا رات میں سمندری طوفان یمن اور عمان کی ساحلی پٹی سے ٹکرا سکتا ہے۔ پاکستان کی ساحلی پٹی کو طوفان سے کوئی خطرہ نہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مکنو گوادر سے 1436 کلومیٹر اور کراچی سے 1700 کلومیٹر دور ہے۔ جمعے کی شام یا رات سمندری طوفان یمن اور عمان کی ساحلی پٹی سے ٹکرا سکتا ہے۔ اس دوران 150 سے 160 کلومیٹر کی رفتار سے ہوائیں چل سکتی ہیں۔ سمندری طوفان سے پاکستان کی ساحلی پٹی کو کوئی خطرہ نہیں۔ Hi, I'm Shadia Niazi. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, do not forget to click the subscribe button.